नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी प्राचीन इतिहास की क्लास रहने वाली है और प्राचीन इतिहास की जो आज की हमारी पहली क्लास रहने वाली है। हम प्राचीन इतिहास के इतिहास को शुरू से जानेंगे कि किस तरीके से प्राचीन इतिहास का निर्माण हुआ है और क्या-क्या प्राचीन इतिहास में घटनाएँ घटी हैं। अगर इतिहास शब्द की बात की जाए तो इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति हुई है भैया, इति प्लस है प्लस आज से मिलकर इतिहास का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से सीधा-सीधा बनेगा कि इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक हमारे कौन हैं? हेरोडोटस इतिहास के जनक कहलाते हैं भैया। इनकी एक बुक है और उस बुक का नाम क्या है भाई? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिस्टोरिका नामक बुक हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है। यहीं से एग्ज़ाम में प्रश्न भी बने हैं कि इतिहास के जनक किनको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये बना था कि हिस्टोरिका बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। ये इनकी तस्वीर है हेरोडोटस की भाई। आगे चलते हैं कि इतिहास का विभाजन भैया किस तरीके से किया गया है। तो उन पॉइंटों की अगर हम चर्चा करते हैं तो इतिहास का विभाजन जो किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है। वो 3 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले जो आता है प्रागैतिहासिक काल आता है भैया। इस काल के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं और न ही इनको पढ़ा जा सका है भाई, ठीक है। लिखित प्रमाण भी नहीं मिले हैं, साक्ष्य भी नहीं मिले हैं और इनको पढ़ा भी नहीं गया है। दूसरा जो विभाजन किया गया है वो आदि ऐतिहासिक काल में दूसरा विभाजन किया गया है। इनके साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा जो इतिहास का विभाजन किया गया है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी मिले हैं और इनको पढ़ा भी गया है भाई, ठीक है। तो 3 काल कौन-कौन से हो गए हमारे? सबसे पहला जो इतिहास का जो विभाजन काल आता है वो प्रागैतिहासिक काल आता है। दूसरा जो काल आता है आदि ऐतिहासिक काल आता है। तीसरा जो आता है ऐतिहासिक काल आता है भाई, ठीक है। तो इतने पॉइंटों को हमें यहाँ से याद रखना है। आगे चलते हैं कि प्रागैतिहासिक काल भैया। प्रागैतिहासिक काल का भी विभाजन किया गया है और कितने प्रकार से किया गया है? तो 3 प्रकार से इनका भी विभाजन किया गया है। सबसे पहले आता है इसमें पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है और इसके अगर समय की बात करें तो अज्ञात समय से लेकर 10,000 बीसी तक इसका समय माना जाता है। सेकंड जो आता है मध्यपाषाण काल, जिसको मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं और ये 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक का इसका समय हमें देखने को मिलता है। तीसरा जो काल आता है प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल आता है, जिसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है। इसके समय अवधि की बात करें तो 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक भैया इसका समय अवधि है। कभी कभी सीधा जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रागैतिहासिक काल का भैया विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? तो 3 प्रकार से किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नव्यपाषाण काल में, ठीक है। और इनके कभी-कभी हमारा जो टाइम पीरियड भी पूछ लेता है, तो इन पॉइंटों को भी नोट करके चलना है भई। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कि आगे इस इतिहास में क्या हुआ है। तो अब जो इसमें सेकंड आता है आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। इतिहास का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, तो इसका सेकंड भाग जो आता है आदि ऐतिहासिक काल आता है भैया। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको 2 प्रकार से बाँटा गया है। 2 प्रकार से कौन-कौन से हैं भैया? तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे जिसमें और एक पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी 2 वर्गों में बाँटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का हमें समय देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसका समय हमें देखने को मिलता है। किसका भाई? उत्तर वैदिक काल का भाई, ठीक है। और तीसरा जो विभाजन है जिसको कहते हैं ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में हम जो देखेंगे भाई, ऐतिहासिक काल का भी विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत की बात करें तो 712 एडी से लेकर 707 एडी तक का समय भैया मध्यकालीन भारत का होता है। और आधुनिक भारत की बात करें तो 707 एडी से लेकर 1907 तक 1947 तक 1947 तक, ठीक है। 1707 से लेकर 1947 तक का जो समय होता है वो आधुनिक भारत का समय होता है भैया, ठीक है। बीसी किसे कहते हैं?
तो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, वो ईसा पूर्व कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में हम बीसी, शॉर्ट में बीसी से जानते हैं भैया। ठीक है, एडी का जो होता है, एडी क्या होता है अभी, एडी होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसको क्या कहा जाता है भैया, तो एडी कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम ईस्वी से जानते हैं भैया। डायनासोर का अंत जो माना गया है लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले माना गया है। और कारण क्या है अंत का डायनासोर का, पृथ्वी से उल्कापिंड का टकराना डायनासोर का अंत माना जाता है। यानी जो उल्कापिंड है वो कहाँ पे टकराई थी, वो पृथ्वी से टकराई थी, और इस टकराने की वजह से डायनासोर की जो प्रजाति है वो ख़त्म हो गई थी। और जो टाइम है वो 6.5 करोड़ वर्ष पहले ये घटना हुई थी भाई। ठीक है, डायनासोर का अंत हुआ था। आगे बात करते हैं मानव विकास। ठीक है, मानव विकास किस 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 तरह से हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मानव विकास की बात करें तो मानव विकास का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है भाई, चार्ल्स डार्विन के द्वारा मानव विकास का सिद्धांत दिया गया है। चार्ल्स डार्विन की एक बुक है, 2 बुक हैं भाई, ऑर्गन ऑफ स्पेस जो कि 1859 में लिखी गई, और जो है डिस्टेंस ऑफ मैन जो कि 1871 में लिखी गई, और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो थे भाई वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो मानव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है, और वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। आदि मानव का जन्म लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। कब माना जाता है आदि मानव का जन्म, 40 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है भाई। ये चार्ल्स डार्विन की भैया छवि है, तस्वीर है चार्ल्स डार्विन की। और अगर बात करते हैं किस किस तरीके से कहाँ कहाँ मानव मिले हैं उनकी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव मिला है भैया वो कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से मिला है। जावा भैया जावा देश से मिला है। पैकिंग मानव जो मिला है वो चीन से मिला है। नी एंड स्थल जो मिला है भैया वो जर्मनी से। और क्रोमैग्नोर जो कि मिला है फ्रांस से। ठीक है, आधुनिक मानव की अगर हम बात करते हैं, आधुनिक मानव जो कि पामीर उत्तरी अफ्रीका से हमें देखने को मिलता है भैया, आधुनिक मानव। और इसका जो साइंटिफिक नेम है यानी वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस इसका वैज्ञानिक नाम है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में भैया क्या क्या घटनाएं हुई और किस तरीके से क्या क्या काम हुए भाई। अगर इस काल की बात करते हैं तो थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा है। किसके द्वारा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, तो थॉमसन के द्वारा बांटा गया है। सबसे पहले जो इसमें काल आता है पूरा पाषाण काल आता है। पाषाण काल का सबसे पहला अध्ययन भैया रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड ने 1863 में किया था। किसके द्वारा किया गया भैया पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड ने 1863 में किया था। पत्थर का प्रयोग भैया सबसे पहले किस काल में किया गया, तो पूरा पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग सबसे पहले किया गया। शिकार का अल्प ज्ञान था। इस काल में मनुष्यों को भैया शिकार का अल्प ज्ञान था, वो कच्चा मांस खाते थे भाई। ठीक है, कैसा मांस खाते थे भैया, कच्चा मांस खाते थे। और शिकार का इनको क्या था, अल्प ज्ञान था भाई। आग जलाना इन्होंने सीखा। ठीक है, इसी काल में इन्होंने क्या करा भैया, आग जलाना सीखा। आग के प्रमाण जो मिले हैं चीन के चाओ जू गोजियन गुफा से मिले हैं कि मानव ने आग जलाना इस काल में सीखा है भाई। ठीक है, अगला जो हमारा काल आता है वो कौन सा काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल की बात करें, इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है अभी, लघु पाषाण काल कहा जाता है। तीर कमान का प्रयोग भैया इसमें हमने सीखा। शिकार का पूर्ण ज्ञान हमें मध्य पाषाण काल में हुआ। और पशुपालन के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले भैया, मध्य पाषाण काल से मिले। और साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से मिलते हैं। और पालतू पशु भैया जो पालतू पशु का सबसे पहले जो साक्ष्य मिला वो बाजोर राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिला। और पालतू पशु क्या बनाया था उन्होंने, कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ मध्य पाषाण काल में हमें बर्तन बनाना सीखा भैया। मध्य पाषाण काल में मानव क्या करते हैं भैया, बर्तन बनाना सीखते हैं। और किससे, मिट्टी से। साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिट्टी के बर्तन के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। अगला जो काल आता है वो कौन सा काल आता है अभी, नव पाषाण काल।
ठीक है, अगला काल जो है नव पाषाण काल है भैया। नव पाषाण काल में हमने भैया कृषि करना सीखा, पूजा करना सीखा, और पहिए का आविष्कार जो सीखा हमने वो भी नव पाषाण काल में हमने सीखा। इस काल में छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथ कहते थे भाई का सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी काल में हमें देखने को मिला। तांबे की खोज हुई और शिल्प का प्रयोग हमने किसमें सीखा, तो नव पाषाण काल में हमने सीखा है भाई। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले, ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबे कांसा और लोहे को जाना था। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किन किन धातुओं को जाना गया, तांबे, कांसा और लोहे को जाना गया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो इसमें पढ़ने वाले हैं हम कि पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल जो रहे उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कृषि के स्थल हमें कौन कौन से देखने को मिले, कोल्डी हवा, प्रयागराज जहाँ धान की भूसी के साक्ष्य हमें देखने को मिले, और मेहरगढ़ पाक यहाँ भी कृषि के हमें साक्ष्य देखने को मिले, यानी कृषि सबसे पहले यहाँ पर की गई थी। मानव खोपड़ी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, हथनोरा मध्य प्रदेश से देखने को मिले। चित्रकला के साक्ष्य हमने कहाँ से प्राप्त किए, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से किए। औजार के साक्ष्य मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से हमें देखने को मिलते हैं भाई। इनके अलावा और अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय की बात कर लें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भैया अगर बात करते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसको कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता और सरस्वती सभ्यता भी किसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है भाई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य इस प्रकार से हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैशेन ने खोजा था भाई किसको, सिंधु सभ्यता को। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था किसकी, सिंधु सभ्यता की। और 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी थी भाई। समय काल की बात करें सिंधु सभ्यता की, तो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक का समय ये किसका भैया, सिंधु सभ्यता का है। सबसे प्राचीन नगर भैया इसमें जो माना गया है भीड़ डाणा, जो कि हरियाणा को माना गया है। और इसकी जो खोज होती है कब होती है भाई, तो 2014 में इस नगर को खोजा गया था। कब खोजा गया था भाई, तो 2014 में खोजा गया था। और कितना पुराना है ये, तो 7500 BC पुराना है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंधु सभ्यता फैला हुआ है भैया। आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। समाज कैसा है, तो मात्र सत्तात्मक इसका समाज है। लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक इसकी हमें लिपि देखने को मिलती है भाई। पूजा की बात करें तो ये पशुपति मातृ देवी की पूजा करते हैं। और मातृ देवी जो है भैया उर्वरता की देवी कहलाती हैं। पवित्र पशु जो माना है इन्हें कुबड़ वाला बैल को पवित्र पशु माना है। व्यवसाय की बात करें तो आयात निर्यात पर ये ज़्यादा विश्वास रखते थे। इनका व्यवसाय यानी बिजनेस क्या था, तो आयात निर्यात का इनका बिजनेस था। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों से विभाजित थी। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो 2 टीलों में विभाजित थी, लेकिन धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित थी। ठीक है, सिंधु जो घाटी सभ्यता थी वो कितने टीलों में विभाजित थी, तो 2 में। और लेकिन जो धोलावीरा जो था वो 3 टीलों में विभाजित था भाई। इसमें और आगे क्या पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की अगर बात करें, हड़प्पा सबसे पहला स्थल कौन सा भैया, हड़प्पा, जो कि 1921 में रावी नदी के तट पर है, दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई है। और कहाँ पर है भैया, पाकिस्तान के अंदर। मोहनजोदड़ो ने 1922 में, जो कि सिंधु नदी के तट पर है और राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजी गई, और ये भी कहाँ है भाई, पाकिस्तान में है। जहूदड़ो जो कि 1934 में सिंधु नदी के तट पर मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई, और ये भी स्थल कहाँ है भाई, पाकिस्तान के अंदर है। धोलावीरा जो कि 1967 व 68 में इसकी खोज होती है, जो कि लूनी नदी पर है और RS बिस्ट के द्वारा खोजी जाती है। और कहाँ पर ये स्थल है, तो गुजरात के अंदर है भाई। लोथल की बात करें, लोथल की खोज 1954 में होती है, और किसके द्वारा होती है भाई, SR राव के द्वारा होती है, जो कि किस नदी पर है, तो भोगवा नदी पर है। और कहाँ पर है भाई, तो गुजरात के अंदर है। ठीक है, अगले स्थल की अगर आप बात करते हैं, अगला जो स्थल आता है वो बनवाली स्थल।
ठीक है। वन वाली स्तर की खोज जो होती है 1974 में द्वसदती सरस्वती के नदी के तट पर है भैया। आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज होती है। और भैया कहाँ पर है, किस राज्य में, तो हरियाणा राज्य में है। कालीबंगन की बात करें तो घग्गर नदी पर है और राजस्थान के अंदर 1953 में इसकी खोज की जाती है अमलानंद घोष और बी.के. थापर के द्वारा। ठीक है, अमलानंद की खोज करते हैं 1953 में और बी.के. थापर कब करते हैं, 1960 के अंदर इसकी खोज करते हैं भैया। रोपड़ की बात करें तो ये सतलज नदी पर है और कहाँ पर है अभी, पंजाब में 1953 में वाई.डी. शर्मा के द्वारा इसकी खोज की जाती है। राखीगढ़ी की बात करें तो ये घग्गर नदी पर है और हरियाणा राज्य के अंदर 1963 में इसकी खोज की जाती है। सुरकोटडा जो कि 1964 में सादी कौर नदी के तट पर है, जो कि गुजरात और जे.पी. जोशी के द्वारा इसकी खोज की जाती है भाई। ठीक है, अन्य स्थलों की बात करते हैं। अन्य स्थल जैसे कि पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, अमरी, कोटदीजी, गडरीवाला सबसे बड़ा स्थल है भैया। हरियाणा की बात करें तो बालू, भगवापुरा, मीनाथल और कुनाल। ठीक है, ये हरियाणा के अंदर है। राजस्थान की बात करें तो बालाथली और कर्णपुरा है भाई। गुजरात की बात करें देसलपुर और पंबुमथ, कुंतासी, रोजदी और रंगपुर, ये कहाँ है, गुजरात के अंदर हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सन, लोनी और हुलास, ये कहाँ है भैया, यूपी के अंदर हैं ये स्थल। ठीक है, हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा जो है भैया 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है और ग्रिड पद्धति से बना नगर है ये भी। और सब दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें, हड़प्पा से ही देखने को मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से देखने को मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग ये किसके भाई, ए.बी. विलर के द्वारा। ठीक है, और मुद्रा बनाने से सेल-खड़ी की खोज भी कहाँ देखने को मिले हमें, हड़प्पा से। ये साक्ष्य मुद्रा बनाने के सेल-खड़ी भी हमें कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं भाई। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मृतकों का टीला भैया किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी का बगीचा भी किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है भाई। विशाल अन्नागार के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और सबसे बड़ी इमारत भी कहाँ पर है भैया, सबसे बड़ी इमारत भी किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। विशाल स्नानागार के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भैया किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। स्वास्तिक चिन्ह भैया कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो से मिले। बुने कपड़ों के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से हमें देखने को मिलते हैं भाई। आगे चलते हैं, आगे अगर बात करें दाढ़ी वाला महादेव पशुपति देवता जी के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये भी हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। कांसे की नर्तकी ये भी हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कुछ इस प्रकार से भाई, ये भी देख लें आप। आगे चलते हैं जहूदड़ो। जहूदड़ो अगला स्थल है भैया। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मैके ने खोजा था भाई। ठीक है, वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछे कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले, तो जहूदड़ो से मिले। मेकअप किट भैया कहाँ से मिले, तो ये जहूदड़ो से मिले। जिसे काजल और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो जहूदड़ो से मिलते हैं। दवात यानी इंक पोर्ट के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो जहूदड़ो से मिले। और एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी भाई। ठीक है, तो एकमात्र नगर कौन सा है जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी, तो जहूदड़ो में थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें लोथल की, अगला स्थल कौन सा आ गया भाई, तो लोथल स्थल आ गया। लघु मोहनजोदड़ो भैया किसको कहा जाता था, तो लोथल को कहा जाता था। सफाई के प्रति सजग के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो लोथल से देखने को मिलते हैं। व्यापारिक नगर भैया इसको कहा जाता है। और बंदरगाह गोदीवाड़ा ये भैया इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से मिले। घोड़ों के हड्डियों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो लोथल से देखने को मिलते हैं। और शतरंज के खेल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, वो भी लोथल से देखने को मिलते हैं। 3 युगल समाधि हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो लोथल से। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं। चावल का छिलका का जो साक्ष्य हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो वो भी हमें लोथल से देखने को मिलते हैं भाई। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला स्थल जो आता है वो कालीबंगन का स्थल आता है भाई, कालीबंगन।
बंगन का स्थल है भाई। और इसका अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। काली बंगन का अर्थ क्या है भाई? काली काली चूड़ियाँ। जुते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो काली बंगन से मिलते हैं। लकड़ी का हल हमें कहाँ से मिलता है? तो काली बंगन से मिलते हैं। 7 हवन कुंड हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो काली बंगन से प्राप्त होते हैं। ऊँट की हड्डियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? तो काली बंगन से देखने को मिलते हैं। और भूकंप के साक्ष्य भी हमें काली बंगन से देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, अगला जो स्थल आ गया वो धोलावीरा का आ गया। जल प्रबंधन व्यवसाय हमें कहाँ से मिलते हैं भैया? तो धोलावीरा से साक्ष्य को देखने को मिलते हैं। सुनामी का साक्ष्य भी हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो धोलावीरा से देखने को मिलता है। सुरकोटडा के भैया सुरकोटडा स्थल जो है वहाँ से घोड़े, हाथी, भेड़िए के हड्डी के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। और पत्थर की किलेबंदी हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? सुरकोटडा से देखने को मिलते हैं। अगला जो स्थल आता है बनवाली, बनावली है भैया। कौन सा स्थल है? बनावली। यहाँ से हाथी दांत, कंघी, जौ के दाने आदि के साक्ष्य देखने को मिलते हैं भाई। अगली जो सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटा हुआ होता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की बात करें तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का इसका समय है। और ऋग वैदिक काल भी यहीं पर हमें देखने को मिलता है। इसको ही ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल की बात करें 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का इसका समय है। और लोहे का उपयोग भी हमें इसी काल में देखने को मिलते हैं। अंतर जी खेड़ा जो कि एटा में है, यहीं से हमें यहाँ से हमें क्या मिले थे? लोहे के उपयोग के साक्ष्य मिले थे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्यों का आगमन स्थल भैया कहाँ कहाँ से आर्य आए? ठीक है, आर्यों ने इस व्यवसाय को जन्म दिया था। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया था। आर्य का अर्थ है भैया श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ जो है वो श्रेष्ठ है भैया। मैक्स मूलर जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। एडवर्ड मेयर जो आए थे पामीर के पठार से। मेनका हट जो कि जर्मनी से आए थे भाई। और इनके अलावा और बात करते हैं दयानंद सरस्वती जो कि कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। गाइलस हंगरी से आए थे। और तिलक उत्तरी ध्रुव से आए थे भाई। आर्यों का पंच जन की बात करते हैं। ठीक है, आर्यों का पंच जन की बात करें तो राष्ट्र सबसे बड़ी इनकी इकाई थी। जन, विश, ग्राम और कुल, कुल इनकी सबसे छोटी इकाई थी। आर्यों का ये पंच जन था भाई। आगे चलते हैं। पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं क्या हैं उन पर डिस्कस करेंगे। यहाँ भी मांसाहारी और शाकाहारी और सर्वाहारी जैसी व्यवस्थाएं थीं। खाद्य पदार्थ को ये करव क्या कहते थे। यवांगों को जौ का दलिया यवांगो कहलाता था। यव जौ कहलाता था। जो यव था वो क्या था भाई? जो कहलाता था भाई। धनव्य मरुस्थल होता था भाई। और अघन्या जो कि गाय न मारे जाने योग्य को कहा जाता था भाई। परावत समुद्र को कहा जाता था। वैकनाट शुद्ध खोर को कहा जाता था। उर्वरा भैया कृषि भूमि वाली जो क्षेत्र होती थी उसको उर्वरा कहा जाता था। सूरा सोमरस पवित्र पेय त्याज्य पदार्थ था भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। वप्ता नाई को कहा जाता था भाई। और वस्त्र या सूत, ऊन या मृग शर्म ये भैया वस्तु को कहा जाता था। भाषा इनकी क्या थी भाई? तो भाषा इनकी संस्कृत थी भाई। ठीक है, ऋग वैदिक कालीन नदियों के नामों की अगर बात करें, ठीक है, ऋग वैदिक कालीन नदियों के नामों की बात करें, नदी और भैया इनका पुराने नाम क्या थे उन पर डिस्कस करेंगे। काबुल को भैया कुंभा कहा जाता था। सिंधु को सिंध या हिरव कहा जाता था। झेलम को बितस्ता कहा जाता था। स्वात को भैया क्या कहा जाता था? स्वात को सुवस्तु कहा जाता था। चिनाब को क्या कहा जाता था? अश्विनी कहा जाता था। गंडक सदा नीरा कहा जाता था। और घग्गर को द्वसदती या सरस्वती के नाम से जानते थे। रावी को परुषमणि के नाम से जानते हैं। और गौतमी को गोमल कहा जाता था भाई। ठीक है, व्यास को विपाशा कहा जाता था। और सतलज को सतुद्री कहा जाता था। और कुरम को क्रमु कहा जाता था भाई। ये नदी और नदी के पुराने नाम हैं भाई। ऋग वैदिक कालीन समाज की विशेषताओं की अगर बात करें, समाज इनका कैसा था? तो इनका समाज पितृसत्तात्मक था। भाषा कैसी थी इनकी? संस्कृत भाषा थी। प्रमुख देवता इंद्र
उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को माना गया है भैया। पूर्व वैदिक काल में साक्ष्यबेई बोगा कोई अभिलेख जो कि तुर्की देश से मिले हैं और कस्सी अभिलेख जो कि ईरान से हमें देखने को मिले हैं कि इन साक्ष्यों में भैया इनके प्रमुख देवता ये थे। भक्षी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों क्या होते थे भैया, भक्षी वो कहलाते थे। ठीक है, ऋग्वेद में बात करें, ऋग्वेद में भैया किन शब्दों को कितनी बार प्रयोग किया गया है उन पर अगर बात करते हैं, अगर उनकी बात करें हम तो आर्य शब्द की बात करें तो आर्य शब्द का ऋग्वेद में भैया 33 बार प्रयोग किया गया है। इंद्र शब्द का 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया है। अग्नि का 200 बार और विष्णु का 100 बार प्रयोग किया गया है किसमें भैया, ऋग्वेद के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। शिव का प्रयोग जो 3 बार हुआ है भैया ऋग्वेद में, और सिंधु नदी का प्रयोग जो हुआ है 55 बार, यमुना का 3 बार प्रयोग और गंगा का 1 बार, और सरस्वती जो कि सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेद में, और इसका प्रयोग 50 बार किया गया है भाई। आगे चलते हैं वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। उपनिषद या वेदांत की बात करें तो लिखने का क्रम भैया इसका पहले वेद, ब्राह्मण और फिर आरण्यक और फिर उपनिषद है भाई। ठीक है, संख्या की अगर बात करें तो 108 वेद, 4 ब्राह्मण और 2 आरण्य और 102 उपनिषद थे भाई। ब्राह्मण की बात करें, सिर्फ गद की बात करें तो कंठ जिसको ईश, श्वेतांबर और मैथिली ये थे भाई। और पदखंड की बात करें पद, प्रश्न, कौन, केन थे भाई। ठीक है, और अगर उपनिषद की बात करें तो इसमें सिर्फ पद थे भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं मुख्य उपनिषद भैया कितने थे, तो मुख्य उपनिषद इसके 13 थे भाई। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद भाई कौन सा था, बृहदारण्यक उपनिषद था भाई। ठीक है, याज्ञवल्क्य, गार्गी के संवाद और मैथिली हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसमें लिखे हुए तमसो माँ ज्योतिर्मय देखने को मिलता है, और ओम शब्द का प्रयोग भैया इसमें किया गया है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सबसे छोटा उपनिषद भैया मांडुक्य उपनिषद को कहा गया है, और मांडुक्य उपनिषद भैया सत्यमेव जयते इसमें हमें देखने को मिलता है लिखा हुआ। और कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद भैया यहाँ देखने को मिलता है। संस्कार कितने बताए गए हैं, 16 बताए गए हैं। गर्भाधान संस्कार, स्त्री पुरुष व संबंध, वंश वृद्धि हेतु बताया गया है। पुष्पवन संस्कार भैया उत्तम संतान के लिए बताया गया है भाई। जात क्रम संस्कार शहद घी के लिए बताया गया है। नामकरण संस्कार नाम के लिए किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाने के लिए किया जाता है। अन्य प्राशन संस्कार अन्न खिलाया जाता है इस संस्कार में भाई। और चूड़ाकर्म संस्कार में मुंडन किया जाता है। और भैया कर्ण भेदन संस्कार में कान छेदने के बारे में बताया गया है। यज्ञोपवीत संस्कार में जनेऊ धारण करने के बारे में बताया गया है। समावर्तन संस्कार में एक अगला संस्कार कौन सा है, समावर्तन संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार है। और जो अगर संस्कार की बात करें तो इतने ही ये 16 संस्कार हैं भैया। आर्यों की सभ्यता में भैया, आर्यों की सभ्यता की बात करें तो जाति व्यवस्था इनके अंदर थी। ठीक है, अगर इनकी सभ्यता की बात की जाए तो इसमें जो हमें देखने को मिलेगा जाति व्यवस्था। ठीक है, जाति व्यवस्था देखने को मिलेगा, और कर्म के आधार पर। पर्दा प्रथा भैया इनके नहीं था, बाल विवाह जैसी प्रथा नहीं थी, और छुआछूत जैसी प्रथा नहीं थी इनके अंदर। ठीक है, इस समाज के अंदर। आगे चलते हैं। आगे ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद के भैया संकलनकर्ता कौन है, कृष्ण द्वैवापन वेद व्यास है भैया। मंडल कितने हैं तो 10 हैं। अष्टक कितने हैं 8, और शाखा कितनी है भैया 5 हैं। सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त हैं भैया। और संरचनाएं की बात करें तो 10,532 मंत्र हैं भैया इसके अंदर। अगर सूक्ति की बात करें तो 1017 साकल हैं। कितने भैया 1017 तो इसके अंदर साइकिल हैं, और 11 कौन से हैं भी, बाल खिल्लियाँ इसके अंदर हैं भैया। ठीक है, शब्द की बात करें तो भैया लगभग 1,50,000 यानी 1.5 लाख शब्द हैं। पढ़ने वाला होत या होता कहलाता था। तीसरा मंडल अगर बात करें, तीसरा मंडल जो है हमारा गायत्री मंत्र है जो सूर्य के लिए समर्पित है। ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है क्या भैया, गायत्री मंत्र। चौथे मंडल में भैया कृषि मैथ्यूवेनिया पुरुष के बारे में पता चला है। भारत का पहला कृषि इंजीनियर इसी को कहा जाता है भाई। ठीक है,
सातवें मंडल की बात करते हैं। सातवें मंडल में भैया 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है और इसी वशिष्ठ का हमें वर्णन देखने को मिलता है, यानी सातवां मंडल ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया। राजा दुसाद विजयी हुए थे इसमें भैया। 10 राज युद्ध का वर्णन जो होता है इसमें कौन विजय होते हैं? सुदास विजयी हुए। ठीक है। आठवें मंडल की बात करें तो हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन है, खिल कहा जाता था इसको भैया। नौवें मंडल की बात करें तो सोम देवता के बारे में बताया गया है, किसमें? नौवें मंडल के अंदर। प्रत्येक मंडल का मंत्र भैया अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। 10वें मंडल की बात करते हैं। 10वां मंडल भैया जाति व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मण भैया शिक्षा और क्षत्रिय रक्षा के लिए और वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र कारीगर होते थे। चातुर्वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त में है भाई। इसके कर्तव्य धर्मसूत्र में बताए गए हैं भैया। ठीक है। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था थी। जो ब्राह्मण थे उनको शिक्षा का अधिकार था, क्षत्रियों को रक्षा यानी धनुष का ज्ञान लेने का अधिकार था, वैश्य लोग व्यापार और शूद्र लोग कारीगर हुआ करते थे। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख भैया पुरुष सूक्त में मिलता है। कहाँ मिलता है प्रथम बार? वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है भाई। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है भाई। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई और खोज इसमें क्या होती है भैया? लोहा और तंबाकू की खोज की जाती है। का ज्ञान नहीं था भैया, तंबाकू का ज्ञान नहीं था भैया। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करते हैं उत्तर वैदिक काल, अगला काल कौन सा आता है भैया? उत्तर वैदिक काल, जो 1000 BC से लेकर 600 BC तक का समय है। उत्तर वैदिक में वैतरणी यत्रयी की रचनाएं की गई हैं और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के बारे में यहाँ हमें देखने को मिलता है। सामवेद की बात करें तो संगीत का जनक भैया कहा जाता है सामवेद के अंदर, और स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ था भाई। ठीक है। सामवेद का पढ़ने वाला उद्गाता या उद्गाता कहलाता था। उपवेद गंधर्व वेद कहलाते थे और संकलनकर्ता कौन थे? तो भरत मुनि भैया इसके संकलनकर्ता थे भाई। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद भैया यज्ञ कर्मकांड से संबंधित था। ठीक है। यजुर्वेद जो था वो यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित था। गद व पद दोनों में है। चंपू काव्य के अंदर पढ़ने वाला अध्वर्यु कहलाता था। उपवेद धनुवेद संकलनकर्ता विश्वामित्र थे भैया। ठीक है। आगे चलते हैं। अथर्ववेद की बात करें, सबसे लोकप्रिय वेद है भैया कौन सा? अथर्ववेद है। ब्रह्मा वेद सबसे नया वेद है। जादू टोना वशीकरण कृषि को प्रभावित करने वाला कीट औषधि के बारे में भैया किसमें बताया गया है? तो अथर्ववेद में बताया गया है। कन्या जन पर निंदा भैया अथर्ववेद के अंदर पढ़ने वाला ब्राह्मा कहलाता था। उपवेद शिल्पवेद और संकलनकर्ता कौन थे? तो विश्वामित्र संकलनकर्ता थे भाई। आगे बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण भैया ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता था। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता था। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय संख्यायन कौशिकी है भैया। सामवेद पंचविश पौण और षटविश और जैमिनीय आश्रय है भाई। यजुर्वेद कृष्ण शाखा तैत्रेय शुक्ल शाखा सप्तपथ कहलाता था। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ पिपलाद शाखा कहलाता था भाई। ठीक है। वेदांग की बात करते हैं। वेदांग शिक्षा कल्प निरुक्त। ठीक है। वेदांग कौन कौन से हैं भैया? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण कहलाता था। ये क्या है? हमारे वेदांग है भाई। आगे चलते हैं। अगर आगे बात करते हैं पाणिनि अष्टाध्यायी की बात करें तो रामायण संस्कृत में भैया महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। अवधी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की रचना की। तमिल में कंबन के द्वारा रामायण की रचना की गई। फारसी में बदायूं के द्वारा रामायण की रचना की गई। बांग्ला भाषा में करतवास के द्वारा रामायण की रचना की गई। अंग्रेजी में RTH ग्रिफ्थ के द्वारा भैया अंग्रेजी में रामायण की रचना की गई। बाल रामायण भैया भवभूति के द्वारा किया गया। ठीक है। और तेलुगु भाषा में भास्कर के द्वारा भैया रामायण की रचना की गई। कन्नड़ में कुमुदेनु के द्वारा रामायण की रचना की गई। मैथिली में चंदा झा के द्वारा रामायण की रचना की गई भैया।
श्री रामचरितमानस की बात करें तो श्री रामचरितमानस में 7 कांड और एक बाल कांड के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो 7 कांड के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले बाल कांड और अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किसमी धागण कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड के बारे में बताया गया है। किसमें श्री रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है। और 7 कांड कौन कौन से हैं ये भी हमने पढ़ लिए भाई। आगे चलते हैं, आगे है महाभारत। ठीक है, महाभारत की बात करते हैं। महाभारत भैया पुराण कितने हैं? 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है और 7 वाहन वंश के बारे में बताता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मावतार, बराहावतार, नरसिंह अवतार, वामनाव अवतार, श्री रामचंद्र अवतार, कृष्ण अवतार, परशु राम अवतार, बुद्ध और कलिक अवतार, ये किसके हैं भैया? तो ये भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं भाई। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण भैया गुप्त वंश से संबंधित है और भागवत पुराण भैया कृष्ण भक्ति से संबंधित है। जलोपनिषद 4 आश्रम बताए गए हैं किसमें भैया? जलोपनिषद में बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं भैया 4 आश्रम? तो ब्रह्मचार्य जो कि भैया 0 से 25 वर्ष तक के, गृहस्थ भैया 25 से 30 वर्ष, 25 से 50 वर्ष और वानप्रस्थ भैया 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष बताए गए हैं। नोट, पुराणों के रचयिता भैया लोहम हर्ष एवं उनके पुत्र उग्र श्रुवा हैं भाई। महाजनपद काल भैया 6000 ईसा से लेकर 4000 ईसा तक बताया गया है। किसका? महाजनपद काल का समय है भाई। ठीक है, आगे बात करें कुल ग्राम भैया। कुल भैया ग्राम, विश्व, जन और जनपद को मिलाकर क्या बनता था? महाजनपद। यानी इनको भैया इन सबको मिलाकर एक कुल का निर्माण होता था भाई। महाजनपद काल भैया 600 ईसा पूर्व से लेकर राज्य की परिभाषा तक है और महाजनपदों के बारे में ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय भैया बौद्ध धर्म और 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। भगवती सूत्र जैन धर्म और 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। अष्टाध्यायी 22 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। 16वां महाजनपद भैया 14 राजतंत्र के बारे में बताता है भाई। दूसरा भाई 2 गणतंत्र भैया कौन से हैं? वज्जी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है भैया और मल। ठीक है, महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में बात कर लेते हैं कि महाजनपद और उनकी राजधानियाँ क्या क्या रही हैं। मगध की राजधानी भैया राजगृह, जिसको हम गिरिवज्र और पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। अंग भैया चंपा और मालिनी नदी के तट पर है। कौशल यानी सरयू नदी के तट पर है, जिसको साकेत और श्रावस्ती इसकी राजधानी है। अवंती भैया उज्जैन और महिष्मती भैया इसकी राजधानी है। और इसके अलावा बात करते हैं गंधार, जिसकी तक्षशिला राजधानी है। और काशी की भैया वाराणसी राज्य अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर थे भैया। पांचाल यानी गंगा 2 भाग, अक्षित्र कापिल्य इसकी राजधानी है। वज्जी यानी वैशाली आम्रपाली का संबंध भैया यहीं से है। ठीक है, वज्जी यानी वैशाली इसकी राजधानी है, आम्रपाली का इसका यहाँ से संबंध है। कंबोज की बात करें तो हटक जो कि राजापुर घोड़ों के लिए ये प्रसिद्ध था भाई। इसके अलावा बात करते हैं अस्मक यानी प्रतिष्ठान पैठन इसकी राजधानी है। मल की बात करें तो कुशीनगर इसकी राजधानी है भाई। सूरसेन की राजधानी क्या है भाई? मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मत्स्य भैया विराटनगर इसकी राजधानी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और चेदी की शक्तिमती जो कलिंग शासक खारवेल का संबंध यहाँ से है भाई। इसके साथ साथ हमें एक ये नोट निकला है, 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं, जैसे कि कंबोज, गंधार जो कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं भैया। 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली मगध महाजनपद था भाई। ठीक है, आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव ज़रूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। थैंक यू।